चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। गुजरात के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें पालनपुर, पाटन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंबाजी के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की जानकारी मिल रही है और इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। करीब 10:20 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के पालनपुर, पाटन, अंबाजी के साथ ही कई अन्य इलाकों में भी, अहमदाबाद में भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। तो बड़ी खबर, गुजरात और गुजरात से सटे राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में भूकंप आने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से गुजरात के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आने की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, लोग अपने घरों से बाहर भागे सुरक्षित बचने के लिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके आने की जानकारी मिल रही है। वहीं अहमदाबाद के कई इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जिनमें पालनपुर, पाटन और अहमदाबाद का कुछ हिस्सा, अंबाजी के कई इलाके जहां पर भूकंप आया है। और इधर सिरोही के रेवदर से भी जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर भी 10:16 पर लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें सिरोही रेवदर का इलाका है। 10:16 पर यहां पर लोगों को भूकंप आने का एहसास हुआ। इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, शहर के लिए बड़ी सौगात, एलिवेटेड रोड बनाने के लिए टेंडर नोटिस जारी किए गए हैं। 938 करोड़ 59 लाख रुपए की प्रोजेक्ट की कीमत है, जिस पर खर्च होने वाली जो संभावित राशि है वो अगर आप देखें तो 7.633 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड बनेगा और साथ ही इस दौरान 7 किलोमीटर से ज़्यादा का एक रैंप भी बनेगा। महामंदिर से आकलिया तक एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है और इस परियोजना से यातायात के तहत शहरवासियों को सुगम यातायात की सौगात मिलेगी। शहर के विकास को नए पंख लगेंगे। जोधपुर की महापौर वनीता सेठ ने इस बात की जानकारी दी है। महापौर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। शहर के लिए बड़ी सौगात महापौर वनीता सेठ की तरफ से दी गई है। तो वहीं श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बार फिर से हिरण शिकार की कोशिश हुई है। सूरतगढ़ के चक 3 RJM में हिरण का शव मिला है। हिरण के पीठ पर गोली लगने की आशंका ग्रामीण जता रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वन्य जीव प्रेमी समेत ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही गोली लगने की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों में आक्रोश है। बार बार हिरण के शिकार की घटनाएं इस इलाके में सामने आई है और श्री गंगानगर के लोग जो हैं वो यहां पर हिरण शिकार पर अंकुश लगाने की मांग लंबे वक्त से करते आए हैं। पिछले दिनों काफी दिनों तक लोगों ने यहां पर प्रदर्शन भी किया था और ये जो तस्वीरें सामने आई है श्री गंगानगर की। उधर नीमका थाना में दूल्हे को दहेज की डिमांड भारी पड़ गई। दुल्हन ने दूल्हे को न सिर्फ हवालात की हवा खिलवा दी बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कैमरे से आंखें चुरा रहा ये वही दूल्हा है जिसके साथ जाने से दुल्हन ने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और बदतमीजी का केस दर्ज करवाया है। भी महिला रिश्तेदार थी, उनके साथ बदतमीजी की उसने। उसके बाद स्टेज का प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पर भी उसने बदतमीजी की। मेरे भतीजों के साथ, मेरी भांजियों के साथ, सबके साथ उसने बदतमीजी की। उसके ड्रिंक किए हुए दोस्त भी स्टेज के ऊपर बार बार में आकर के वहाँ पे बैठ रही थी।
दुल्हन का आरोप है कि जूते चुराई में जब सालियों ने 11,000 रुपए मांगे तो दूल्हे ने 5 लाख रुपए और एक बुलेट की डिमांड रख दी। जलवा का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे भी सुना, वहाँ पे भी उसने मेरी मम्मी को और वहाँ पे लेडीजों को बोला कि लड़की भेजो। उसके बाद हमारी पैरावणी का प्रोग्राम होता है, तो उसमें पैरावणी में ना उसने 5 लाख की डिमांड की, बुलेट बाइक की डिमांड की। दरअसल 12 नवंबर को विक्रम बारात लेकर पहुंचा। रात को पहले आशीर्वाद समारोह हुआ और उसके बाद फेरों की रस्म हुई। 13 नवंबर की सुबह जब विदाई हो रही थी तभी दुल्हन ने थाने पहुंचकर केस दर्ज करवा दिया, जिस पर पुलिस ने दूल्हे समेत 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नीमका थाना से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं उपचुनाव की वोटिंग के दौरान अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने की घटना ने टोंक के देवली उनियारा को सुर्खियों में ला दिया। अदालत ने थप्पड़ लगाने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच टोंक कलेक्टर ने थप्पड़ कांड पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्री प्लान था थप्पड़ कांड। तो ये चीज सामने आ रही है कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। किसने रची थी साजिश? आखिर कौन था सूत्रधार? नरेश मीणा के आरोपों पर जिला कलेक्टर का कड़ा पलटवार। मैंने 4 मिस्ड कॉल्स किए हैं उनको, मेरे पास फोन पे स्क्रीनशॉट भी है, परंतु कैंडिडेट द्वारा मेरा फोन नहीं उठाया गया। टोंक जिला बीते 2 दिनों से न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा का सबब बना हुआ है। इसकी वजह है यहाँ गूंजी थप्पड़ की गूंज। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे। सबको नहीं होता, कलेक्टर ने अगर आ जाते सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक बैठ के 11 बजे तक बैठ, कलेक्टर आ जाते ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। हर सवाल जवाब मांगता है और इसीलिए खुद पर लग रहे आरोपों को तार तार करने के लिए टोंक जिला कलेक्टर सामने आई। जी हाँ, थप्पड़ कांड में IAS अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा की भी एंट्री हो गई। IAS सौम्या झा के आदेश पर ही SDM अमित चौधरी समरावता गांव गए थे, जहां नरेश मीणा के साथ कहासुनी के बाद थप्पड़ कांड हो गया। शुक्रवार को सौम्या झा ने समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। आपको बताते चलें कि समरावता के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। सौम्या झा के मुताबिक समझाइश के दौरान जो बखेड़ा खड़ा हुआ उसका कोई कारण नहीं था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, पोल्स के दौरान कहीं पे भी लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकता। ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, तो हम लोगों के लिए लीगली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम लिखित आश्वासन दें। जहां तक वार्ता की बात है, मैंने फोन पे कई बार वार्ता करने की कोशिश की और मैंने उनको ये समझाने की भी कोशिश की कि मैं लिखित आश्वासन तो नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह से पिछली भी 2 पंचायतें थी जिन्होंने अपनी मांग रखी थी और आचार संहिता के बाद हमने उनकी मांग उठा के उनकी मांग को पूरा कर दिया था। तो उसी तरह की ये मांग थी, बिल्कुल वाजिब मांग थी, हम खुद मान रहे थे। 30 अक्टूबर को जब वो एसडीएम के पास गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है। आचार संहिता खत्म होते ही जो दूसरी पंचायतों के साथ प्रक्रिया अपना के कर दिया काम, वही हम आपका काम भी कर देंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में सौम्या झा ने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही नरेश मीणा ने पूरी घटना की साजिश रची थी।
कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। ग्रामवासियों की एक बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी जो कि हम भी मानते थे और हम उनके साथ ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे थे और हम ये भी जानते थे कि आचार संहिता के बाद उनकी मांग को हम आगे रख के पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इस मांग को उनके द्वारा कोऑप्ट कर लिया गया अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए और उनके बाहर के आए समर्थकों ने प्री प्लानिंग के तौर पे पहले इस तरह की घटना की, उसके बाद अपने ऊपर अपना थोड़ा प्रेस में अपनी छवि को आगे बढ़ाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ है। समरावता के लोगों को बाहरी लोगों और अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। देखते ही देखते स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। से गांव वालों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। यदि आपके साथ कोई भी ज्यादती किसी के द्वारा भी हुई है, प्रशासन से, पुलिस से या नरेश मीणा के समर्थकों से, मैं वापस रिपीट करूंगी कि वो बाहर से आए हुए लोग थे, तो उन्होंने एक तरह से ग्रामवासियों के इशू को बहाना बनाते हुए अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए गांव के साथ भी इस तरह का उपद्रव किया कि गांव में भी हालात बिगड़ गए। अदालत ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थप्पड़ कांड पर जयपुर में 2 दिन से हड़ताल कर रहे RAS एसोसिएशन के मेंबर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा को भेज दिया गया। इसके अलावा थप्पड़ कांड के बाद कार्य बहिष्कार करने वाली RAS एसोसिएशन ने अपना प्रदर्शन अब खत्म कर दिया है। नरेश मीणा को 14 दिन की जेल। RS अधिकारियों का धरना हुआ खत्म। क्या समरावता को बाहरियों ने सुलगाया? तेरह नवंबर को टोंक के समरावता गांव में थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा पुलिस के रडार पर थे। कई घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पहली रात जेल में गुजरी और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि उनके वकील लाखन सिंह मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लाखन सिंह का आरोप है कि हवालात में SDM अमित चौधरी से नरेश मीणा की पिटाई करवाई गई। जिस हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से पेश किया नरेश मीणा को, उससे पुलिस से ये कांड साफ जाहिर हो रहा है कि नरेश मीणा के साथ थाने में मारपीट की गई है। इसलिए उनकी फिजिकल व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि वो नरेश मीणा यहाँ सामने खड़ा होता तो वो सारी चीज बताता। और हमको कल से गुमराह किया जा रहा है। किसी थाने में जब भी कहाँ संपर्क करे, किसी SP से, कोई अपन को क्लियर नहीं बता पा रहा है कि नरेश मीणा को कहाँ पे रखा है, ना हमको मिलने दिया जा रहा है उनसे। हमको मिलने दिया जाए, वकील नरेश से अपना पक्ष हम रखेंगे। उसके बाद में जिस हिसाब से BC पेश किया है, तो इससे कि उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है और इसीलिए वो नरेश मीणा को सामने लाना नहीं चाह रहे हैं। तो हमने मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि मेडिकल बोर्ड का गठन करके उनका मेडिकल करवाया जाए। उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से SDM अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा, उसके बाद RS अधिकारियों ने विरोध में पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शुक्रवार सुबह आंदोलनरत RS अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जहां से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा मिला। हालांकि RS एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिकारियों को सुरक्षा के लिए गनमैन उपलब्ध करवाना, लापरवाह पुलिस अधिकारियों कार्मिकों पर जांच के बाद कार्रवाई, मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के समन्वय के लिए SOP जारी हो। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद RS एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया गया।
साथ ही 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। हमने ये विचार यहाँ इस बैठक में रखा है कि ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट का एक मसौदा तैयार करके हम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और जल्द से जल्द हम लागू करवाने की मांग करेंगे। तब तक हमारी तात्कालिक जो मांग है वो ये है कि सभी एसडीएम्स, एडीएम्स और अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो क्रूशियल ड्यूटीज़ करते हैं उनको पीएसओ यानी गनमैन मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस मांग को सुना और उस पर सकारात्मक उनका रुख था कि जल्दी करने की बात करी थी उन्होंने। थप्पड़ कांड के पीड़ित एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने नरेश मीणा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप लगाना आसान है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है। लेकिन मैं अपने एज ए एसडीएम, एज ए एरिया मजिस्ट्रेट में अपनी ड्यूटी पे था और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने वेल जो समझदार लोग थे, सब अपने वोट मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई जबरदस्ती किसी से वोट डलवा दिया? ये तो संभव ही नहीं है। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है। आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ भी आप कोई बात को प्रूव करो। भाई आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है। इन सबके बीच समरावता गांव से आए प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में मीडिया से बात की और चुनाव बहिष्कार की वजह बताई। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि गांव में आगजनी और हिंसा करने वाले बाहर से आए थे। बाहर वाले जो लोग थे कहीं के, हमारा गांव के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। 1-2 आदमी, कोई एक से बच्चे हो सकते हैं, बाकी कोई निर्दोष आदमी, सारे निर्दोष है हमारे गांव के। हमारे गांव का कोई ऐसा मतलब नहीं है जिन्होंने बदमाशी करी हो। हमारा बच्चा बच्ची लुगाई मकान में थी तो वो मकान के लोग लगा दिया। अब हमारा रिश्तेदार भी था, हमारा रिश्तेदार भी था, कोई भतीजा, कोई का मामा का, कोई खुद का, तो उसके वो बम छुड़ाया। हाँ वो गोला। हमारे गांव के छोरे वहाँ सॉन्ग केवल गीत गाना हो रहा था, उनके सुनने के लिए गए थे। भोले वाले छोरे हैं, 10-20 साल के, शाम का टाइम गए थे, खाना खा के 8 बजे बाद में गए थे। उसको अचानक हमारे रिश्तेदार के घर बैठे थे तो ताला बंदूक चला करके गेट तोड़ करके छोरों को घींच के बाहर निकाल कर मारपीट के पुलिस जबरदस्ती ले गई। बहरहाल समरावता गांव के थप्पड़ कांड की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। आरोपी नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मसले पर शुरू हुई सियासत कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना इलाके के ईसरदा गांव में बनास नदी में अवैध बजरी खनन और परिवहन से परेशान ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। प्रशासन और बजरी माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इसी बीच पंचायत समिति सदस्य राम भजन बिधुड़ी हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। आत्मदाह की धमकी दी। इसकी सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश की गई। कई दौर की बातचीत के बाद ग्रामीण माने और राम भजन बिधुड़ी पानी की टंकी से नीचे उतरे। मेरी मुख्य मांग यही थी, अवैध खनन बंद होना चाहिए। इससे गाँव वालों को बहुत परेशानी थी। नहीं, आप आराम से जो ये खनन हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें कौन लिप्त है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पूरी बातें मान ली थी, आपने आपको आदेश दे दिए हैं। आप खुश हो इस बात को लेकर? आप? हाँ सर, बिल्कुल। अब किसी की तरफ धरना प्रदर्शन नहीं सर, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। नहीं, आपकी बात मान ली ना आपकी। अभी ये जो पुलिस प्रशासन हमें ये नहीं कह रहा भाई सभी पुलिस वाले चोर हैं, लेकिन ये ईसरदा और सिवाड़ चौकी का पुलिस वाले तो ऐसे लगते थे मेरे को जैसे ये बजरी वाले हैं। गांव सोलपुर जो ईसरदा के में है, उसमें अलीगढ़ के तो स्टॉक के जो ठेकेदार हैं उन्होंने यहाँ स्टॉक कर रखा था गांव सोलपुर में। उनके जो स्टॉक को लेकर यहाँ के गाँव वासियों में विरोध था। इस विरोध को देखते हुए राम भजन नाम के एक व्यक्ति है जो यहाँ पूर्व सरपंच के हस्बैंड है, उनको टंकी पे चढ़ के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। खनिज विभाग और प्रशासन ने जो स्टॉक का परमिट है वो रद्द कर दिया और अब उन्होंने टंकी से उतर कर अपना आंदोलन समाप्त कर लिया। आंदोलन शांतिपूर्ण समाप्त हो गया। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था और खराब।
तो वहीं बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने नहीं पढ़ा। राहुल गांधी जी ने जब संविधान में लहराया था लोकसभा में तो हमारे यहाँ से पूछा गया इसके चैप्टर कितने हैं, चैप्टर नहीं बता पाए। वहीं पूछा कि आप आर्टिकल बता दीजिए तो ये भी राहुल गांधी नहीं बता पाए। राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने नहीं पढ़ा। राहुल गांधी जी ने जब संविधान लहराया था लोकसभा में तो हमारे यहाँ से पूछा इसके चैप्टर कितने हैं तो चैप्टर नहीं बता पाए। बहुत जोर से पूछा, चैप्टर नहीं बता तो आप आर्टिकल बता दो, टोटल आर्टिकल कितने हैं वो ही नहीं बता पाए। तो पढ़ा तो राहुल गांधी जी ने नहीं है ना। मोदी जी ने तो संविधान को जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में तब उन्होंने हाथी पे संविधान गौरव दिवस मनाया था और यहाँ भी संविधान को नमन किया। वो जैसे राहुल गांधी जी लहराते हैं ना, संविधान को लहराने की चीज नहीं है। संविधान का अपमान करते हैं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं। देखिए वो तो जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये भी कहा था कि थोड़े दिनों में सरकार गिर जाएगी। गिरी क्या? थोड़े दिनों में सरकार अस्थिर हो जाएगी। हुई क्या? बहुत मजबूत सरकार है, मजबूत फैसले ले रही है। इसलिए जब खड़गे जी ने पहले बोला उसका भी कुछ नहीं हुआ तो बोलने का आप क्यों सीरियस ले रहे। तो वहीं जोधपुर में अखिल भारतीय माली समाज संस्थान ट्रस्ट की ओर से 17 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर प्रचार चरम पर है। जोधपुर में अधिकांश माली समाज के वोटरों में चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में महेश कच्छावा समेत उनके पैनल के प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दूं, अखिल भारतीय माली संस्थान चुनाव समाज के चुनाव जिसको जोधपुर भवन के नाम से कहलाता है और जिसका मुख्य कार्यालय जोधपुर में है, उसका चुनाव निर्णय न्यायालय के आदेश के अनुसार ये मन से नहीं करवा रहे हैं। 12 वर्षों बाद न्यायालय ने आदेश दिया है अगर चुनाव नहीं करोगे तो इसकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। उसके डर से चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव का जो माहौल आप देख रहे हैं एक तरफा माहौल है अभिजाज का। अखिल भारतीय माली समाज का जो 12 सालों बाद इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि समाज के वरिष्ठ जन कुछ अच्छा सोचकर ही संस्थान या कुछ भी बनाते हैं तो सोचते हैं कि भाई समाज वाले लोग परेशान ना हो, उन्हें अच्छी सुविधा मिले। हरिद्वार धर्मशाला के जो इलेक्शन हो रहे हैं ये कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहे हैं वैसे, लेकिन आम जनता में जो निवर्तमान मैनेजमेंट है उसके प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है। धर्मशाला किसके लिए बनती है? जो पीड़ित लोग जाता है या इसका दाह संस्कार मतलब जिसके 100 हो गया है उसके फूल लेके ले जाते हैं। मतलब गरीब लोग जनरली परेशान होकर वहाँ जाते हैं और वहाँ अव्यवस्था। और चलिए अब बात करेंगे काशी की देव दिवाली की। जी हाँ, वाराणसी में नमो घाट फेज 2 का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। आज देव दिवाली और ऐसे मौके पर काशी पूरी तरह सजकर तैयार है। काशी के घाटों पर भव्य लाइटिंग की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। तो लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी यहां पर वाराणसी में लगाई। भव्य आयोजन यहां पर किया गया देव दिवाली के मौके पर, जहां भव्य आतिशबाजी की गई, वहीं दीपदान भी किया गया। तो लोगों ने इस खास मौके पर आस्था की डुबकी लगा करके पवित्र स्नान भी किया। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के खास मौके पर आस्था की डुबकी जहां पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं की तरफ से लगाई गई। तो इस भव्य आयोजन के साक्षी भी लाखों लोग यहां से बने।
देव दिवाली का खास मौका था, जहां पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यहां पर दीपदान किया।